नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है नई विश्व व्यवस्था का वॉल्यूम सेकंड। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया नई विश्व व्यवस्था शीत युद्ध के अंत के पश्चात था, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके पश्चात विश्व में नई विश्व व्यवस्था स्थापित हुई और इस व्यवस्था की हमने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया था, जैसे भूमंडलीकरण, उदारीकरण, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। तो आज हम नए विश्व व्यवस्था के दूसरे वॉल्यूम में इसकी शेष विशेषताओं का पर चर्चा करेंगे। इसकी नई विश्व व्यवस्था की छठी विशेषता है बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ते कदम। देखिए, पिछले कुछ सालों से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था जिसका केंद्र अमेरिका था, उसको चुनौती दी जा रही है और कुछ वर्षों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे मार्ग पर चल पड़ी है और 21वीं सदी का दूसरा दशक विश्व राजनीति की एक अलग ही तस्वीर प्रस्तुत करने जा रहा है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व के विरुद्ध सवार तेज और मुखर होने लगे हैं, जिसका नेतृत्व रूस और चीन कर रहे हैं। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुध्रुवीय विश्व की अवधारणा जोर पकड़ने लगी है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने का कार्य उसके पुराने प्रतिद्वंदी रूस के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है। पुतिन के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में रूस का पुनरुत्थान हुआ है और पुनर्जीवित शक्तिशाली रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें वो अपने कई राष्ट्रों के साथ, जिसमें चीन है, भारत, ब्राज़ील इत्यादि के साथ ब्रिक्स जो संगठन बनाया है और अन्य कई राष्ट्रों के सहयोग से इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई राष्ट्र प्रयत्नशील हैं। डॉक्टर हेनरी किसिंजर के अभिमत में विश्व बहुध्रुवीय है, न कि एक ध्रुवीय। किसिंजर के शब्दों में 21वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कम से कम 6 प्रमुख शक्तियां हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। किसिंजर की 6 प्रमुख शक्तियां 5 भिन्नता वाली सभ्यताओं से जुड़ी हुई है और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण इस्लामिक राज्य हैं जो अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विरोध करने में प्रयासरत है और ये काफ़ी हद तक उचित प्रतीत भी हो रहा है। इसी विश्व व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विश्व व्यवस्था की पुनर्संरचना। हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्धोत्तर विश्व में राजनीति और आर्थिक विचारधारा लोगों को विभाजित नहीं करती है। राष्ट्र राज्यों के आचरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व संस्कृति है। पश्चिमी और ईसाई सभ्यता का आज ह्रास हो रहा है और गैर पश्चिमी और इस्लामिक सभ्यता का पुनरुत्थान हो रहा है। उदीयमान नई विश्व व्यवस्था में सभ्यताओं का संघर्ष विश्व शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। संक्षेप में हंटिंगटन के अनुसार सभ्यताओं का पर आधारित विश्व व्यवस्था का आज उदय हो रहा है। इसकी अगली विशेषता है विश्व व्यापार संगठन की एक महत्वपूर्ण भूमिका या शक्तिशाली संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन आज उभर कर सामने आ रहा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इससे पहले यह कार्य गेट के द्वारा संपन्न किया जाता था, किंतु गेट की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न प्रभावी संगठन के रूप में विश्व व्यापार संगठन आज उभर कर सामने आया है। विश्व व्यापार संगठन के उदय ने विश्व आर्थिक व्यवस्था को पहली बार एक औपचारिक सुसंगठित कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। नई विश्व व्यवस्था में विश्व व्यापार संगठन एक असाधारण और अभूतपूर्व संगठन के रूप में उभर कर आया है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत समस्त राष्ट्रों ने विश्व व्यापार संगठन को स्वीकार किया है और आज विश्व व्यापार संगठन एक पुलिसमैन की भूमिका राष्ट्रों के मध्य निभा रहा है। इसकी अगली विशेषता है नई विश्व व्यवस्था। नए मुद्दे सामने उभर के सामने आ रहे हैं।
पुरानी विश्व व्यवस्था में मुख्य मुद्दे थे शीत युद्ध, विचारधारा आधारित मतभेद, साम्यवाद, पूंजीवाद, सैन्य गुटों का निर्माण, वीटो, गुणनिरपेक्षता इत्यादि। परंतु आज ये मुद्दे गौण हो चुके हैं और इनके स्थान पर नए मुद्दे मानवीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो उभर कर सामने आ रहे हैं। आज मुख्य मुद्दे हैं मानव अधिकार, विकास का अधिकार, विश्व व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, यूरोपियन आर्थिक संकट, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग, गरीबी उन्मूलन, टिकाऊ विकास, संवर्धित बाजार व्यवस्था एवं साथ में हम कह सकते हैं प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं नई नई महामारी जैसे फिलहाल कोविड-19 के ने जिस प्रकार विश्व व्यवस्था को ही चुनौती दी है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जो आज विश्व राजनीति में उभर कर सामने आ रहे हैं। इस नई विश्व व्यवस्था की एक विशेषता है, आज विश्व में आर्थिक कारक है वो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज दुनिया में अमेरिकी एवं रूसी हथियारों के टकराव के बजाय आज मुख्य मुद्दा डॉलर, पाउंड और येन आपस में है। टकराने का मुद्दा मुख्य है। आज शक्ति को सैन्य संदर्भ से नहीं बल्कि आर्थिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो जैसे सैन्य संगठन जो शीत युद्ध की उपज थे आज अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। आज आर्थिक संगठनों का बोलबाला है, जहां गैट, आसियान, एपेक, सार्क आदि संगठनों को नया रूप दिया जा रहा है। वही नाफ्टा, साप्टा, बिस्टेक, G15, G24, G3 जैसे नए आर्थिक गुट उभर कर सामने आ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आज राष्ट्रों के मध्य जो मुख्य मुद्दा है वो आर्थिक मुद्दे हैं। एक इसका जो विशेषता है नई विश्व व्यवस्था की वो है आर्थिक राजनय का बढ़ता महत्व है। आज नया आर्थिक राजनय वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आए हैं। पूर्व में जहां आर्थिक राजनय राजनीतिक राजनय का अनुसरण करता था, वहीं आज आर्थिक डिप्लोमेसी है उसको मुख्य भूमिका मिली है। और इस नई राजनय की जो मुख्य विशेषता है वो है व्यापार, निवेश, आर्थिक विकास, तकनीकी हस्तांतरण इत्यादि। और इसी की एक नई विश्व व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी हो रही है। आज जो शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका, रूस, चीन, ये अपने अपने स्वार्थों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक साधन के रूप में काम ले रहे हैं और इनके निर्णयों की अनदेखी करने में भी ये राष्ट्र झिझकते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि नई विश्व व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। आज भूमंडलीकरण, उदारीकरण, सूचना क्रांति, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, विचारधाराओं के अंत, उत्तर दक्षिण संवाद 21वीं शताब्दी में बदलते विश्व परिदृश्य एवं नई विश्व व्यवस्था की आकृति को स्पष्ट रूप देने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। नई विश्व व्यवस्था में नए नए मुद्दे भी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने ये चर्चाएं की है। धन्यवाद।